वेलकम एवरीवन, वेलकम टू ज़ीरो एसोसिएशन। तो आज हम लोग आरसीसी के अपने पहले लेक्चर के बारे में बात करने वाले हैं। तो फर्स्ट लेक्चर विल बी अबाउट योर बेसिक्स। तो जितने भी बेसिक पॉइंट्स हैं पहले हम उनको कवर करेंगे, देन फिर हम सिलेबस में जाएंगे। बिकॉज आपको बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको सॉम और स्ट्रक्चर के बहुत सारे कॉन्सेप्ट नहीं पता होंगे। तो जो चीज़ यहाँ पर रिलेट होने वाली है वो मैं बता रहा हूँ। अगर किसी को सॉम और स्ट्रक्चर, मैंने पहले ही बोल रखा है, नहीं आता है तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है ना, इसमें समझ में आ जाएगा। और कुछ भी अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर कोई बाद में भी ये वीडियो देख रहा है तो कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, तो और इंस्टाग्राम का भी, तो आप मुझसे पर्सनली भी कांटेक्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले जो है अपन बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट, और ये जो जो भी मैं लिख रहा हूँ पीडीएफ, अगर कोई नोट्स मेरे साथ बना रहा है तो बहुत बढ़िया बात है। अगर नहीं बना रहा है तो ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे, और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो बेसिक कॉन्सेप्ट में हमको देखो, आरसीसी जो पढ़ना है उसके लिए हमको सॉम, स्ट्रक्चर, आरसीसी, स्टील, प्री स्ट्रेस कंक्रीट, ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स एक तरह से रिलेटेड होते हैं। ये जो भी पोर्शन है ये एक स्ट्रक्चरल एनालिसिस का पार्ट होता है। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग जो होती है उसका ये पार्ट होता है। ठीक है, तो उसके बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं कि ये होता क्या है। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की अगर मैं जहां तक बात करूं, तो अगर इसको मैं बेसिकली दो पार्ट में अगर डिवाइड करना चाहूं, ठीक है, तो स्ट्रक्चरल बेसिकली हमारा एक पहला जो पार्ट होता है दैट इज फॉर द एनालिसिस। ठीक है, हम किसी भी चीज की एनालिसिस करते हैं, और यही एनालिसिस अपने जो अभी तक पढ़ा हुआ है वो सॉम और स्ट्रक्चरल एनालिसिस वाले चैप्टर सब्जेक्ट्स में आपने पढ़ रखा है, स्ट्रक्चरल एनालिसिस और सॉम में। बट अब हम जो पढ़ने वाले हैं दैट इज डिजाइन पोर्शन। अब डिजाइन के लिए जो हमारे पास सब्जेक्ट है वो है आरसीसी का, वो है प्री स्ट्रेस कंक्रीट का, और वो है स्टील का। तो इन सब्जेक्ट में हम डिज़ाइन करेंगे, बाकायदे एक बीम को लेंगे और उसमें हम चीज़ें लोड करके देखेंगे। तो सॉम अगर और स्ट्रक्चरल केवल तीन चीज़ें अगर आपको आती हैं तो आपको मतलब सब आता है। पहला है इक्विलिब्रियम। आपने देखा होगा कि जब भी आप सॉम या ये पढ़ रहे होगे तो बार बार जो बात होती होगी इक्विलिब्रियम पर आकर अटक जाती होगी कि इक्विलिब्रियम में है चीजें कि नहीं है। दूसरा जो वर्ड आपने बहुत सुना होगा दैट इज कंपैटिबिलिटी। कंपैटिबिलिटी। और तीसरा जो है वो है एनर्जी। ये जो चीजें हैं इन्हीं पॉइंट्स के बेस पर चीजें चल रही होती हैं। बट यहां पर जब हम डिजाइन पोर्शन में आते हैं, तो मैं थोड़ा सा इधर करके लिख दे रहा हूं, तो डिजाइन में सबसे पहले हमारा कंसर्ट होता है सेफ्टी, कि भाई कुछ भी हो हमारा स्ट्रक्चर सेफ होना चाहिए। ठीक है, दूसरा सर्विसिबिलिटी। सर्विसिबिलिटी का मतलब हमारा स्ट्रक्चर जिस काम के लिए बना है वो काम पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, आप हॉस्पिटल जाते होगे तो हॉस्पिटल में जब आप इंटर करते हो तो वहां पर सीढ़ियों के साथ साथ रैंप भी बना होता है। रैंप क्यों बना होता है? क्योंकि वहां पर हो सकता है लोग ऐसे आए जो चल नहीं पाते हैं, तो उनको व्हील चेयर से, वहां पर जो लिफ्ट होती हैं वो थोड़ी बड़ी होती हैं, क्योंकि हमको एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर तक बेड में लोगों को लिटा कर ले जाना होता है। वहीं पर आप जब जाते हो दूसरे किसी उसमें, जैसे आप मॉल में जाते हो या किसी रेजिडेंशियल बिल्डिंग में जाते हो, तो वहाँ पर लिफ्ट भी छोटी होती है, वहाँ सीढ़ियाँ होती हैं, तो वो सर्विसिबिलिटी के हिसाब से बनाया जाता है कि यहाँ पर क्या सर्विस है, यहाँ पर क्या सर्विस है, उस हिसाब से हम बनाते हैं। ये हो गया तीसरा पॉइंट। देन होता है ड्यूरेबिलिटी। हमारा जो स्ट्रक्चर बना है
ये कितना ड्यूरेबल है, कितने समय तक के लिए चल सकता है। तो पहला हो गया सेफ्टी, दूसरा हो गया सर्विसिबिलिटी, तीसरा हो गया ड्यूरेबिलिटी। ठीक है, कि ड्यूरेबल स्ट्रक्चर है कि नहीं। चौथा जो पॉइंट आता है दैट इज इकोनॉमी, कि भाई जो हमारा स्ट्रक्चर है पैसा कितना लग रहा है। ठीक है, तो हम इकोनॉमी पर ध्यान देते हैं, और अगर इकोनॉमी हमारे मैटर में नहीं है तो हम एस्थेटिक पे ध्यान देते हैं। एस्थेटिक्स का मतलब क्या होता है कि देखने में स्ट्रक्चर कितना अच्छा है। ठीक है, कांच के दरवाजे लगा दिए हैं, दरवाजे तो लकड़ी के भी लग सकते हैं, कांच के लगा दिए, बाहर से पूरी बिल्डिंग को बढ़िया अच्छा पेंट कर दिया है। ठीक है, बाहर से भी कांच लगा दिए हैं, तो ये एस्थेटिक देखने में कैसा लग रहा है। तो जब इकोनॉमी पॉइंट नहीं होता है हमारे पास, कि हमारे पास पैसे पर्याप्त हैं, चीज़ें कर सकते हैं, तो हम एस्थेटिक्स पे जाते हैं। ठीक है, अपने स्ट्रक्चर का। अगर मैं इन सबको थोड़ा सा एग्जाम्पल देकर आपको समझाऊं तो सेफ्टी, सेफ्टी क्या करता है, जैसे आरसीसी स्ट्रक्चर आप पढ़ रहे हो, रेन फोर्स सीमेंट कंक्रीट। ठीक है, तो जब हमारे पास कंक्रीट है, लेकिन हमको पता है कंक्रीट टेंशन में थोड़ा सा वीक होता है, इसके बारे में डिटेल में बात करूंगा, तो हम क्या करते हैं वहां पर रेनफोर्समेंट डाल देते हैं। रेनफोर्समेंट मतलब स्टील का यूज करते हैं। रेनफोर्समेंट का मतलब ये नहीं होता स्टील ही हो, है ना, क्योंकि आप लोगों ने मूवी में सुना होगा कि जैसे इंग्लिश मूवी देखते होगे तो उसमें बोलते हैं सेंड अस सम रेनफोर्समेंट। इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि स्टील भर के भेज दो। रेनफोर्समेंट का मतलब है एक्स्ट्रा पावर। अगर आपका कंक्रीट वो नहीं झेल पा रहा है तो आपने उसमें स्टील डाल दी जो एक्स्ट्रा पावर प्रोवाइड कर रही है, तो वो होता है रेनफोर्समेंट। तो अब यहाँ पर रेनफोर्समेंट में हम कंक्रीट के साथ स्टील का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो क्यों यूज़ करते हैं, सेफ्टी बढ़ाने के लिए। दूसरा सर्विसिबिलिटी, सर्विसिबिलिटी बढ़ाने के लिए। अब मान लो जैसे अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे तो आप इसको और अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे। सिंगली रेनफोर्स हमारे पास बीम होती है। सिंगली रेनफोर्स मतलब एक तरफ जिसमें छड़ लगाते हैं। अब मान लो आपके उस बीम पर बहुत लोड आ रहा है, तो आपको क्या करना होगा, मोटी बीम बनानी पड़ेगी। लेकिन अगर आप उस बीम में डबली रेनफोर्स कर दो, मतलब दोनों तरफ छड़ लगा दो, तो उस बीम जो मोटाई है वो कम हो जाएगी, मतलब सर्विसेबल हो जाएगा। अब खुद ही सोच के देखो, तुम अपने घर में घुसो और तुम्हारा सिर बीम से टकरा जाए, इतना मोटी मोटी बीम बना दी जाए, तो फिर तो गड़बड़ है ना, कैसे हो पाएगा। तो सर्विसिबिलिटी आपको झुक झुक के चलना पड़ेगा, सर्विसिबिलिटी को कंप्लीट नहीं कर पा रहा है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, डेप्थ ऑफ सेक्शन घटाने के लिए डबली रेनफोर्स प्रोवाइड कर देते हैं। ये आगे समझ में आएगा सिंगली डबली है क्या। देन ड्यूरेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी बढ़ाने के लिए हम न्यू नॉमिनल कवर, नॉमिनल कवर मतलब जब आप लोग देखते होगे जब बीम बनती होगी ना, तो लकड़ी कैसे छड़ लगाते हैं, लकड़ी के फट्टे बाहर से लगाते हैं। तो नॉमिनल कवर मतलब कि कितना सीमेंट हम भर रहे हैं बाहर से, वो कि जो स्टील है उस तक ना पहुंच पाए कोई भी चीज़, तो आप बीम काफ़ी मोटा नॉमिनल कवर प्रोवाइड करते हो। ठीक है, इकोनॉमी को बात करें तो हम क्या करते हैं, मोनोलिथिकली कास्ट करते हैं स्लैब को। मोनोलिथिकली मतलब एक साथ कास्ट करते हैं, ऐसा नहीं कि अलग पहले ऊपर की बीम कास्ट की फिर कॉलम कास्ट कर दिया, अलग अलग नहीं करते हैं, सब मोनोलिथिकली कास्ट करते हैं। तो इकोनॉमी बचाने के लिए हम करते हैं, पैसे बचाने के लिए। अलग अलग करेंगे तो हमको अलग अलग, एस्थेटिक्स में हमको देखने के लिए तो हम क्या करते हैं, जैसे रेक्टेंगुलर सेक्शन कहीं पर बनाना है तो हम हाफ राउंडेड सेक्शन बना देते हैं, गोल सा सेक्शन बना देते हैं, तो ये एस्थेटिक देखने में अच्छा लगे, पिलर्स बढ़िया गोल गोल लंबे लंबे बना देते हैं। बना हम रेक्टेंगुलर भी सकते हैं, बस एस्थेटिक को चेंज करने के लिए हमने थोड़ा सा राउंड सेक्शन, तो ऐसे हम लोग बेसिकली यूज़ करते हैं सब चीज़ें। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो हमारे पास पॉइंट है दैट इज सीमेंट कंक्रीट। सीमेंट कंक्रीट, तो सीमेंट कंक्रीट आपने सुना होगा क्या होता है। कंक्रीट किससे बनता है, सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, वाटर, इन सबको मिलाकर हम सीमेंट कंक्रीट बना देते हैं। तो बेसिकली वही है, इसका एक डेफिनेशन भी मैं लिखा देता हूँ। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ बाइंडिंग मटेरियल, ये ध्यान रखिएगा, बहुत सारी जगह पर आपको सीमेंट लिखा होगा। सीमेंट क्या होता है, एक बाइंडिंग मटेरियल होता है, मतलब चिपकाने वाला काम करता है। ब्रैकेट में लिख लो सीमेंट।
ठीक है। फिर फाइन एग्रीगेट। फाइन एग्रीगेट क्या होता है? सैंड। फिर कोर्स एग्रीगेट। कोर्स एग्रीगेट में क्या होता है? गिट्टी। गिट्टी को हम लोग क्या बोलते हैं? ठीक है, तो कोर्स एग्रीगेट हो गया, जो बड़े थोड़े होते हैं दाने। देन वाटर एंड एडमिक्सचर, अगर जरूरत पड़ा तो, इन प्रॉपर proportion to achieve concrete of desired properties at fresh state and hardened state। हमको कौन सी डिज़ायर्ड चीज़ें चाहिए है, जब वो गीला हो या फिर जब वो हार्ड हो चुका हो, तो उस हिसाब से हम कंक्रीट को वहाँ पर लगाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सीमेंट कंक्रीट क्या होता है, ये चीज़ों से मिक्सचर होता है बेसिकली। ठीक है, अब ये जो सीमेंट कंक्रीट होता है ये बनता कैसे, इसके बारे में हमको थोड़ा जानना है। तो कंक्रीट मिक्स जो होता है, ठीक है, तो कंक्रीट मिक्स जो होता है उसको हम दो तरीके से बनाते हैं। अगर आप लोगों ने कंस्ट्रक्शन पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। ठीक है, फर्स्ट इज नॉमिनल मिक्स, नॉमिनल मिक्स। ठीक है, नॉमिनल मिक्स और हमारे पास होता है डिज़ाइन मिक्स। तो नॉमिनल मिक्स जो होता है वो कैसे बनता है, बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस हम बनाते हैं। ठीक है, कि जब आप बहुत समय तक काम करते हो ना तो आपको पता चल जाता है कि कितना हमको उसमें क्या मिलाना है, कितना क्या करना है। जैसे अब मजदूर को आप बोलते हो कि भैया 1:3 का मसाला बना दो, आप केवल दो चीज़ का रेशियो बनाते हो, सीमेंट और सैंड का। वो पानी अपने हिसाब से मिला लेता है, तो वो किस हिसाब से मिलाता है, एक्सपीरियंस के बेस पर मिलाता है। तो पहला जो पॉइंट है, बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस। ठीक है, दूसरा जो पॉइंट है, जो आप मिलाते हो, जैसे आपने बोला 1:3 का मसाला मिला दो, ये दो तरीके से हो सकता है, बाई वॉल्यूम और बाई वेट। बट हम प्रेफर क्या करते हैं, बाई वेट। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा सीमेंट की एक बोरी कितने की आती है, कमेंट में बताइए। सीमेंट की एक बोरी आती है 50 kg का। ठीक है, 50 kg क्या है, वजन है ना, तो वेट के हिसाब से तो आसान हो जाता है। 3 बोरी डाला मतलब 150 kg आपने सीमेंट उसमें डाल दिया। ठीक है, तो वेट से करना आसान होता है और थोड़ा सा प्रपोर्शन भी होता है, क्योंकि जैसे मान लो आप बाई वॉल्यूम डालो, अब वॉल्यूम नापने का क्या है, तसला होता है, तो 3 तसला आपने मान लो डाला, ठीक है, सीमेंट। अब सबका अलग अलग हो सकता है, कोई तसला को यहां तक भर रहा है, कोई तसला को पूरा भर दे रहा है, कोई तसला को आधा भर रहा है, तो वॉल्यूम में थोड़ा सा रेशियो बिगड़ने के चांसेस हो जाते हैं। बट वेट में यही चीज़ें थोड़ा सा हम अवॉइड कर सकते हैं, थोड़ा बेटर कर सकते हैं। तो मिक्सिंग may be by weight और by वॉल्यूम। ठीक है, बट by weight is प्रेफरेबल। ठीक है, जो बाई वेट है, वजन, उसको हम प्रेफर करते हैं। ठीक है, पानी का मैटर क्या है, पानी का जो प्रपोर्शन है वो फिक्स नहीं होता है। ठीक है, तो पानी का प्रपोर्शन हम
अपनी कंडीशन के हिसाब से डालते हैं। जैसे जहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा है तो पानी की मात्रा भी बढ़ा देते हैं, गर्मी कम है, ठंड है, या फिर मॉइस्चर की कंडीशन है तो पानी की मात्रा कम रखते हैं, क्योंकि हमको पता है बाद में पानी मिल ही जाएगा। तो क्वांटिटी ऑफ वाटर इज नॉट फिक्स्ड, it is provided as per site requirement। कर देता हूँ, ठीक है, ये साइट रिक्वायरमेंट के हिसाब से होती है। ठीक है, द नेक्स्ट पॉइंट, जो नॉमिनल मिक्स होता है, एक चीज ध्यान रखना, मिक्स केवल M5 से M20 तक ही अलाउड होता है। नॉमिनल मिक्स इज अलाउड फॉर M5 टू M20। ठीक है, इसके बाद जो भी हम करते हैं वो डिजाइन मिक्स करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, M10, M15 एंड M20। रेशियो शायद आपको याद हो, कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट, अरे सीमेंट, फाइन एग्रीगेट एंड कोर्स एग्रीगेट का रेशियो अगर किसी को याद हो कमेंट में बताना। M10 का क्या होता है, 1 3 6, M15 का 1 2 4, M20 का 1 1.5 3। जिनको याद ना हो तो सीमेंट हमेशा एक ही रहता है। ठीक है, फाइन एग्रीगेट जितना रहता है उसका डबल कोर्स एग्रीगेट रहता है। 3 का 6, 2 का 4, 1.5 का 3। ठीक है, समझ गए, तो रटने की जरूरत नहीं। अब देखो ध्यान से, M20 तक। अब अगर मान लो कोई कल के दिन आपसे पूछ ले कि भाई साहब ये जो 1 3 6, 1 2 4, 1 1.5 3 ये कहाँ से आया, तो ये मुझसे क्वेश्चन पूछा गया था मेरे पीएचडी इंटरव्यू के समय। ये कहाँ से आया, ये क्या कोड में लिखा है या कहीं दिया है, तो कोड वोड में कहीं नहीं दिया है, ध्यान रखिएगा। इसको हम करते हैं, कैसे करते हैं आगे आपको पता चलेगा इसका आंसर। मिक्स डिज़ाइन में हम करते कैसे हैं, मिक्स डिज़ाइन के थ्रू करते हैं। ठीक है, तो लेक्चर में बने रहो, सब समझ में आएगा। तो देखिए ध्यान से, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज मिक्स डिज़ाइन या फिर डिज़ाइन मिक्स सेकंड। डिज़ाइन मिक्स में क्या होता है, हमारे पास कैलकुलेशन जो होती है वो IS 10262 के हिसाब से होती है। ठीक है, सो बेस्ड ऑन कैलकुलेशन एज पर IS 10262। ठीक है, दूसरा प्रोपोर्शनैलिटी जो होती है वो बाई वेट होती है। वहां पर क्या होता है, बाई वेट या बाई वॉल्यूम भी आप कर सकते हो, बट हम बाई वेट प्रेफर करते हैं, बट यहां पर स्ट्रिक्टली बाई वेट ही होगी। तो proportioning must be by weight। ठीक है, नेक्स्ट, अब यहां पर क्वांटिटी ऑफ वाटर फिक्स होता है। क्वांटिटी ऑफ वाटर इज ऑल्सो फिक्स्ड। नेक्स्ट, डिजाइन मिक्स is allowed
फॉर M10 to M100। अगर इसके आगे भी जाएंगे तो हम करेंगे, बट M100 तक हमारे IS कोड में अभी दिया हुआ, ठीक है। तो डिज़ाइन मिक्स M10 से M100 तक अलाउड होता है, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि M15 और M20 को क्या करते हैं, तो हम क्या करते हैं, डिज़ाइन मिक्स करके बनाते हैं, ठीक है। नॉट ओनली कि हम कह दें कि हम नॉमिनल मिक्स से करते हैं, नॉमिनल मतलब बेसिकली जो काम करते हैं वो हम मिला लेते हैं नॉमिनल। अब यहाँ पर मेरा एक सजेशन है आपको कि जिन लोगों को, मैं अभी डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा, मैंने वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट पर कुछ वीडियो बनाए, 3 या 4 हैं, उसको जाकर एक बार देख लेना, क्योंकि वर्केबिलिटी के कुछ टेस्ट होते हैं। ये सब काम क्या होता है, ये वर्केबिलिटी बढ़ाने का काम है। तो वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट एक बार जाकर देख लेना, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि मैं किस किस चीज़ की बात कर रहा हूँ और कौन कौन सी चीज़ें वहाँ पर, तो उससे काफ़ी यहाँ पर कोरिलेट होगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं, बहुत लंबे लंबे नहीं, 4-5 ही हैं, तो वो जाके कर लेना। उसमें बहुत सारे टेस्ट हैं, सलम कोन टेस्ट, वीवी टेस्ट, कंप्रेशन फैक्टर टेस्ट, फ्लो टेस्ट, तो इन सब के बारे में बता रखा है, तो वहाँ जाकर उसको देख लेना। अब जो बेसिक बात है वो ये है कि जो हमारे पास ये कंक्रीट आ गया, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास आया आरसीसी, ये कंक्रीट की बात हो रही थी, अभी तक कहीं पर स्टील नहीं आया है मैटर में, ठीक है। अब जो प्लेन कंक्रीट है, प्लेन कंक्रीट जो होता है वो टेंशन में ज़्यादा टेंशन ले नहीं पाता। टेंशन मतलब जब उसमें लोड आता है तो कंप्रेशन होता है और टेंशन होता है, तो टेंशन वो बहुत ज़्यादा ले नहीं पाता है। तो थोड़ा सा हम प्लेन सीमेंट कंक्रीट की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो दिस डिस्कशन इज प्लेन कंक्रीट, इसी को हम बोलते हैं PCC, प्लेन सीमेंट कंक्रीट, ठीक है। तो सबसे पहला, अब ये क्या होता है, मैंने जो अभी बताया है कि ये पेस्ट होता है, पानी मिलाने के बाद क्या करते हैं हम, बाइंडिंग सीमेंट सैंड एग्रीगेट, तो सीमेंट या फिर बाइंडिंग मटेरियल सैंड प्लस एग्रीगेट प्लस वाटर को मिलाकर ये बनता है। ये मैं बार बार नहीं लिखा रहा हूँ, ठीक है, मैंने पिछले बार अभी लिखाया था। दूसरा, बहुत ध्यान समझना, कंक्रीट जो होता है वो कंप्रेशन में बहुत स्ट्रांग होता है, लेकिन वो टेंशन में वीक होता है, ठीक है। तो दूसरी प्रॉपर्टी जो इसकी होती है, तो कंक्रीट इज स्ट्रांग इन कंप्रेशन बट वीक इन टेंशन, ठीक है। तो कंक्रीट पहले स्ट्रांग होता है कंप्रेशन में बट टेंशन में वीक होता है। तो अब टेंशन में जब ये वीक हुआ तो क्या बोला था मैंने, सेंड मी सम रेनफोर्समेंट, मतलब मुझे कुछ मजबूती प्रदान करो। तो जहां पर कमजोरी है मजबूती वहीं पर प्रोवाइड की जाएगी। तो टेंशन में हम क्या करते हैं, स्टील लगा देते हैं, ठीक है। तो अब टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होती है इसकी, तो इट्स टेंसाइल स्ट्रेंथ इज इंक्रीज्ड, तो इट्स किससे, टेंसाइल स्ट्रेंथ इज increased by reinforcing it by fibers, और वो क्या होता है, स्टील होता है, ठीक है। एंड इसी को हम बोलते हैं, एंड इट टर्म्स रेनफोर्स
सीमेंट कंक्रीट, और यही बदल जाता है आरसीसी में। ठीक है, अब जो टेंशन होता है वो कितना होता है, तो इट्स पूछा गया है काफी बार आपके एग्जाम्स में, इट्स टेंसाइल स्ट्रेंथ इज 1/10 अप्रॉक्स, लगभग 1/10 गुना होता है ऑफ इट्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ठीक है, तो काफी कम, 1/10 के आसपास होता है। ठीक है, तो अब पीसीसी कहाँ यूज करते हैं, बहुत सारी जगह पर यूज भी करते हैं। तो पीसीसी जनरली वहां पर यूज करते हैं जहां पर मास कंक्रीट की जरूरत होती है, जहां पर भयंकर कंक्रीट भर देना होता है, जैसे डैम बनाते हैं जब, तो वहां पर कंक्रीट, क्योंकि डैम क्या होता है, सेल्फ एस्टेब्लिश्ड स्ट्रक्चर होता है, मतलब वो खुद के वजन की वजह से रुका होता है। तो वजन कहाँ से आएगा, कंक्रीट से आएगा। इसी तरीके से डैम हो गया आपका, और रिटेनिंग वॉल में भी भरते हैं। ठीक है, तो पीसीसी इज जनरली यूज्ड इन मास कंक्रीट। ठीक है, एग्जाम्पल डैम। ठीक है, डैम, रिटेनिंग वॉल्स, और ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर जो बहुत हैवी स्ट्रक्चर होते हैं उनको बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं। ये हो गया हमारे प्लेन सीमेंट कंक्रीट की बात। अब हमारे पास यहाँ पर इंट्रोड्यूस हो गया है रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट, तो जरा उसकी बात कर लेते हैं। रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, दैट इज आरसीसी। तो पहली चीज आरसीसी में इट इज अ concrete with reinforced embedded in it। इसमें क्या होता है, कंक्रीट के अंदर रेनफोर्समेंट को भर दिया जाता है या डाल दिया जाता है, एम्बेडेड इन इट, उसी के अंदर होती है। दूसरा पॉइंट, द एम्बेडेड reinforcement make it capable of, काहे के लिए कैपेबल बनाता है, resisting टेंशन ऑल्सो। अब यहां पर जो आपका कंक्रीट है, जब आपने रेनफोर्समेंट लगा दी तो अब आप टेंशन में भी वो झेलना स्टार्ट हो गया। ठीक है, और टेंशन बार में हम किसको यूज करते हैं, जनरली स्टील बार्स। स्टील बार्स आर जनरली यूज्ड फॉर reinforcement of concrete। ठीक है, और स्टील बार ही क्यों यूज करते हैं,
क्योंकि स्टील बार जो होती है, जो टेंशन साइड में लगी होती है, वो जो होती है वो स्ट्रेन कंपेटिबल होता है कंक्रीट के, इसलिए हम लगाते हैं। अब ये होता क्या है मैं भी समझाता हूं। तो ठीक है, और ये जो जब हम इस पे लगाते हैं तो अलग भी नहीं होती है। तो स्टील बार लगाने का क्या होता है कि द बॉन्ड बॉन्ड बहुत मजबूत होता है इनके बीच का, सीमेंट और स्टील के बीच का। सो बॉन्ड बिटवीन स्टील एंड surrounding concrete ensure strain compatibility। स्ट्रेन कंपैटिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जब भी लोडिंग होगी, अब वो लोडिंग किसी भी तरीके से हो सकती है, या फिर जब भी स्ट्रेन जनरेट होगा, अब वो स्ट्रेन किसी भी तरीके से, थर्मल स्ट्रेन भी हो सकता है, जो आप लोगों ने पढ़ा होगा, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन दोनों का सेम होता है। तो स्ट्रेन थर्मल भी हो सकता है, लोड के कारण भी हो सकता है, अलग अलग रीजन से हो सकता है। तो जितना कंक्रीट डिफॉर्म होगा उतना ही स्टील भी डिफॉर्म होगा। इसी वजह से स्टील को यूज़ किया जाता है, बिकॉज इट इज़ स्ट्रेन कंपेटिबिलिटी। समझ में आ गया? स्ट्रेन का मतलब क्या होता है? जब स्ट्रेन जनरेट होगा, और स्ट्रेन जनरेट होगा, स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो भाई चेंज इन लेंथ होगा, तो जो उसका चेंज इन लेंथ है वो दोनों का लगभग सेम होता है, कंपेटिबल होते हैं एक दूसरे से। तो वो जो बॉन्डिंग होती है ना, वो गड़बड़ नहीं होती है। पता चला एक ज़्यादा फैल गया, एक कम फैल गया, तो बॉन्डिंग टूट जाएगी ना। तो ये होता है। ठीक है। दूसरा एक बड़ा कारण, ठीक है, रेनफोर्समेंट स्टील जो होती है आपकी, ऑल्सो इम्पार्ट डक्टिलिटी टू द concrete which otherwise, अगर नहीं हुआ तो क्या हुआ, इज अ ब्रिटल मटीरियल। दूसरा, अगर हम कंक्रीट में स्टील नहीं लगाएंगे तो स्टील क्या करता है, स्टील ऑल्सो इम्पार्ट डक्टिलिटी, डक्टिलिटी को बढ़ा देता है, क्योंकि कंक्रीट जो है एक ब्रिटल मटेरियल है। अगर कल के दिन फेलियर हुआ या टूटा तो जो स्टील है उसकी वजह से सफिशियंट वार्निंग मिलेगी। और अगर स्टील नहीं लगाया है तो बिल्डिंग अचानक से कोलैप्स हो सकती है, ब्रिटल फेलियर हो जाएगा। इसकी वजह से भी स्टील काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर देता है। ठीक है। अब जो टेंसाइल कंक्रीट में होता है ना, वो टेंसाइल जो फोर्स होता है या टेंसाइल जो स्ट्रेस होता है, जिसकी वजह से टेंसाइल स्ट्रेन जनरेट होता है, वो आता क्यों है? तो उसके लिए हमको कुछ चीज़ें देखनी पड़ेगी। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बार एसएससी जेई और ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है। तो टेंसाइल स्ट्रेस इन कंक्रीट arised ड्यू टू, पहला, फ्लेक्सुरल टेंशन। ठीक है, फ्लेक्सुरल टेंशन, देन डायगोनल टेंशन, देन शीयर की वजह से आता है, देन टेम्परेचर,
डिफरेंस की वजह से आता है, ठीक है। देन श्रिंकेज की वजह से आता है। देन रिस्ट्रिक्शन टू डिफॉर्मेशन। अगर डिफॉर्मेशन को आप रोकने की भी कोशिश करोगे तो भी स्ट्रेस जनरेट होगा। तो इन सब की वजह से टेंशन आता है, टेंसाइल स्ट्रेस आता है कंक्रीट में, और फिर वो उसकी वजह से वो डिफॉर्म होने होने लगता है, और उसकी वजह से हमको बार बार स्टील की यूज़ पड़ता है, ठीक है। तो समझ में आ गया क्या क्या होता है। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे पढ़ेंगे, ठीक है, कंक्रीट के बारे में। तो अगर किसी को कोई डाउट है तो मुझसे खुल के पूछो, कमेंट में पूछो। मैं टेलीग्राम का लिंक डाल दूंगा, इंस्टाग्राम का लिंक डाल दूंगा, जहाँ पूछना है पूछो, ठीक है। सो गुड बाय, टेक केयर।